गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया सर। मेरा नाम संजय वर्मा है और मैं ग्लेज में ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। दोस्तों, ये ट्रेनिंग सेशन जिसे सक्सेस ओरिएंटेशन कहते हैं, इसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिलना चाहूँगा जिन्होंने अभी अभी होम शॉप्स खोलकर ग्लेज बिजनेस शुरू किया है, या फिर वो जो पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग प्लीज अपनी अपनी जगह पर 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। दोस्तों, जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे परिवार में जुड़े इन सभी नए सदस्यों के लिए। जी नहीं दोस्तों, जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो दोस्तों, इस ट्रेनिंग सेशन को हम एक बहुत ही अहम सवाल से शुरू करते हैं, क्योंकि उसके बगैर हमारा इस सेशन में बैठने का कोई फायदा नहीं है। देखते हैं कि आप में से उसका सबसे अच्छा जवाब कौन देता है। मेरा सवाल है कि आपने ग्लेज बिजनेस को क्यों शुरू किया? मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूं कि आप में से किसी ने भी शौकिया तौर पर इस बिजनेस को शुरू नहीं किया होगा। यस और नो? यस सर। तो फिर आपने ग्लेज बिजनेस को क्यों शुरू किया? अच्छा, चलिए आप बताइए। अपने सपने पूरे करने के लिए सर। अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अच्छा, आप बताइए। बहुत बड़ी गाड़ी लेने के लिए। बहुत बड़ी गाड़ी लेने के लिए। जी आप बताएं। अमीर बनने के लिए। अमीर बनने के लिए। जी आप बताएं। नाम कमाने के लिए। नाम कमाने के लिए। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग जो भी जवाब दे रहे हैं, मुझे लगता है वो इस कमरे में बैठी भीड़ को इंप्रेस करने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों ने ये जवाब अभी अभी सोचे हैं, या फिर पड़ोसी का जवाब सुनकर उसे और बेहतर बनाने की कोशिश की है। क्यों दोस्तों, क्या मैं सही कह रहा हूं? यस सर। अगर आप लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके दिल में कोई मकसद होना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं अगर मकसद नहीं है तो सक्सेस नहीं है। आपके दिल में कोई मकसद या ड्रीम जरूर होना चाहिए जो आप ग्लेज बिजनेस में काम करके पूरा कर सकें। अगर आपके पास काम करने की कोई वजह ही नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपको यहां से क्या मिला और क्या नहीं मिला? यस और नो? यस सर। और अगर आप यहां कुछ सोचकर काम कर रहे हैं और वो आपको नहीं मिलता तो आपको जरूर फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके दिल में कोई ड्रीम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्रीम। क्या होना चाहिए? सपना। सपना, ड्रीम। दोस्तों, ड्रीम से मेरा मतलब किसी अनजाने सपने से नहीं है। ड्रीम भी ऐसा होना चाहिए जिसे आप वाकई में प्यार करते हो। कितने लोग जानते हैं कि प्यार क्या होता है? जी हां, मैं उसी प्यार की बात कर रहा हूं जो आपने फिल्मों में हीरो को हीरोइन से करते देखा है। वही प्यार जो मां के दिल में अपने बच्चे के लिए होता है। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों ने अपनी जिंदगी में प्यार किया होगा, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि जब आदमी किसी से प्यार करने लग जाता है तो वो उसे पाने के लिए दुनिया की किसी भी हद को पार कर जाता है। वह दुनिया में किसी भी समस्या से भिड़ने को तैयार हो जाता है, किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाता है, चाहे वो समाज ही क्यों ना हो, चाहे अपने दोस्त रिश्तेदार ही क्यों ना हो, या फिर वो अपने माँ बाप ही क्यों ना हो जिन्होंने उसे जन्म दिया है। यस और नो? दोस्तों, चाहे सारी दुनिया उसके अगेंस्ट हो जाए, वो फिर भी अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। ये जरूरी नहीं है कि आपका प्यार किसी लड़की या फिर लड़के के लिए ही हो। प्यार तो किसी भी चीज से हो सकता है। दोस्तों, लाइफ में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो पहले आपके पास अपने सपने होने चाहिए, फिर उन सपनों से बेपनाह प्यार होना चाहिए। यस, फिर उन सपनों से बेपनाह प्यार होना चाहिए। यस और नो? यस और नो? यस सर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर, अपने सपनों से प्यार कैसे किया जाता है? चलिए, आज मैं आपको सपनों से प्यार करना भी सिखाता हूं। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं वो शायद कुछ सपने जरूर देखते होंगे,
जैसे कि आप में से जो लोग जवान हैं उनके सपने होंगे बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदना, बड़े और महंगे होटलों में खाना खाना, पार्टीज करना, डिस्को जाना, फुल एंजॉयमेंट वाली लाइफ जीना। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. और जो मिडिल एज के लोग होंगे उनके सपने उनकी बीवी और बच्चों से जुड़े होंगे। आप में से जो ज्यादा उम्र के होंगे वो इस कंपनी में सोशल ड्रीम्स लेकर आए होंगे। दोस्तों, सपने चाहे जैसे भी हों, उसके लिए सबसे पहले मन में प्यार होना चाहिए। अब अपने सपनों से प्यार कैसे करते हैं, यह मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, हम में से कितने लोग हैं जिनका सपना एक कार खरीदने का है? प्लीज हाथ ऊपर करके बताएं। हाँ जी जी जी, आप बताइए, क्या आप कार खरीदना चाहते हैं? यस सर। अच्छा, आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। मुकेश कुमार, कौन सी कार खरीदना चाहते हैं आप? सर हम सेंट्रो लेना चाहते हैं। सेंट्रो। अच्छा, आपको मालूम है कि सेंट्रो कितने की आती है? सर 3-4 लाख रुपए की। 3-4 लाख। क्या मुकेश कुमार आपको सेंट्रो की सही कीमत नहीं पता? नहीं पता सर। दोस्तों, यही प्रॉब्लम है। अगर मुकेश को सच में अपने सपने से प्यार होता तो मुकेश को अपनी सेंट्रो के बारे में सब कुछ मालूम होता कि सेंट्रो का कौन सा मॉडल लेना है, उसका कौन सा रंग लेना है, सेंट्रो की सीट्स कवर कैसे होने चाहिए, उसमें कौन कौन सी एक्सेसरी लगवानी है। मुझे लगता है मुकेश उस सेंट्रो की फोटो अपनी जेब में डालकर घूमता। मुकेश के इर्द गिर्द हर जगह सेंट्रो ही मौजूद रहती। मुकेश के बेडरूम में, मुकेश के बाथरूम में, मुकेश के ड्राइंग रूम में, मुकेश के ऑफिस में, यानी उठते बैठते खाते पीते सोते जागते काम करते वक्त हर समय मुकेश को सेंट्रो ही नजर आनी चाहिए थी। क्यों दोस्तों? यस सर। यहां तक कि मुकेश को अपने पर्स में भी सेंट्रो की फोटो रखनी चाहिए थी, ताकि जब भी मुकेश का दिल करता मुकेश पर्स निकालकर उसको देख लेता। क्यों दोस्तों, ऐसे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था। दोस्तों, अगर आप सच में सेंट्रो लेना चाहते हैं तो आपको अपनी सेंट्रो की हर फोटो के नीचे 2 चीजें लिखनी पड़ेगी। एक, सेंट्रो की कीमत, और दूसरा, उसे खरीदने का वक्त कि कितने वक्त में आपको इस सेंट्रो को खरीदना है। दूसरा, वक्त कि कितने वक्त में आप इस सेंट्रो को खरीदना चाहते हैं। दोस्तों, सिर्फ ड्रीम होना ही काफी नहीं है। ड्रीम होने के साथ साथ उस ड्रीम को पूरा करने के लिए एक टाइम लिमिट होनी भी जरूरी है। तो मिस्टर मुकेश, आप ये सेंट्रो कार कितने वक्त में खरीदना चाहते हैं? 2-3 सालों में। 2 सालों में या 3 सालों में? 3 सालों में। 3 सालों में। तो मिस्टर मुकेश, आपको अपनी सेंट्रो की फोटो के नीचे उसकी कीमत और वक्त दोनों लिखने हैं। तो मिस्टर मुकेश, क्या आज आप घर जाकर ये करने वाले हैं? हाँ सर, जरूर। दोस्तों, मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप में से बहुत कम लोग होंगे जो ऐसा सच में करेंगे, लेकिन जो ऐसा करेंगे वो निश्चित रूप से सेंट्रो के मालिक भी बन जाएंगे। अब यहां से शुरू होती है आगे की कहानी। मुकेश को सेंट्रो चाहिए, वो भी 3 साल में, और रास्ता क्या है? ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे हाथ में है क्या। आप सबने अपने सपनों को पूरा करने के लिए ग्लेज को चुना है। आज इस ट्रेनिंग सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि अमीर बनने के लिए एक आदमी को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, या फिर अमीर बनने का राज क्या है। क्या वास्तव में ग्लेज वो रास्ता है जिस पर चलकर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? ग्लेज का फ्यूचर क्या है? ग्लेज के साथ चलकर हम कहां पहुंचने वाले हैं? आज इस ट्रेनिंग सेशन में हम इन सब बातों को जानेंगे। तो क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? यस सर। दोस्तों, अगर आप सड़क पर निकलें तो आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे। एक, रिक्शे वाले, दूसरा स्कूटर वाले, तीसरा मारुति वाले, और चौथा मर्सिडीज वाले। यस और नो? यस सर। मेरा सवाल यह है कि इन चारों लोगों में क्या फर्क है? बताइए, इन चारों लोगों में क्या फर्क है? क्यों ये चारों लोग अलग अलग स्टेज पर हैं, जबकि चारों के पास भी वही 2 हाथ, वही 2 पैर और वही 2 आंखें हैं? चलिए दोस्तों, आज मैं आपको समझाऊंगा
कि इन चारों लोगों में जो फर्क है वो क्यों है। आज मैं आपको सक्सेस होने का एक फॉर्मूला बताऊंगा। सक्सेस होने का फॉर्मूला है 4R। क्या है? 4R। 4R। R से मेरा मतलब है राइट। राइट मतलब ठीक। आपको जिंदगी में 4 चीजों को ठीक करना है। वो है राइट एक्शन, एट राइट टाइम, इन राइट डायरेक्शन एंड विद राइट एनर्जी। यानी कि सही काम को सही टाइम पर, सही दिशा में, सही एनर्जी के साथ करना। दोस्तों, हम सब लोग पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जैसे आप में से कोई जॉब कर रहा होगा, कोई अपना बिजनेस कर रहा होगा, या फिर किसी प्रोफेशन में होगा। यस और नो? यस सर। सबसे पहले हमें यह देखना है कि पैसा कमाने के लिए जो हमारा एक्शन है, क्या वो सही एक्शन है? क्या वो ऐसा एक्शन है जो हमारे सभी ड्रीम्स को पूरा कर सकता है? सही एक्शन क्या होता है, यह समझाने के लिए मैं आपकी मुलाकात 2 लोगों से करवाता हूं। एक है मेरे पास मिस्टर राम और दूसरे हैं मिस्टर टाटा। अगर राम की बात करूं तो वो एक आम इंसान है और मिस्टर टाटा टाटा कंपनी के मालिक हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी अमीर आदमी को देखते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले यह ख्याल आता है कि इसकी किस्मत बड़ी अच्छी होगी, और जब किसी गरीब इंसान को देखते हैं तो ये सोचते हैं कि इसकी किस्मत बड़ी खराब होगी। यस और नो? यस सर। सोचते हैं। दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमारी जिंदगी में किस्मत का कोई रोल नहीं होता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि किस्मत का रोल बहुत कम होता है। चलिए एक बात बताइए, मैंने साल भर पढ़ाई नहीं की और मैं फेल हो गया, तो क्या मेरी किस्मत खराब है? नहीं नो सर। सर। बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने पढ़ाई नहीं की तो फेल ही होना था। दूसरी तरफ मैं साल भर पढ़ता रहा, पर जिस दिन मेरा एग्जाम था उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं एग्जाम नहीं दे पाया, जिसकी वजह से मैं फेल हो गया। अब यहां पर मेरी किस्मत खराब थी। यस और नो? यस सर। इसका मतलब इंसान की जिंदगी में किस्मत से ज्यादा उसके कर्म इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका एक्शन इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं दोस्तों, मिस्टर राम और मिस्टर रतन टाटा पैसा कमाने के लिए क्या एक्शन कर रहे हैं। राम की बात करूं तो राम एक नौकरी पेशा इंसान है और महीने का 10,000 रुपया कमा रहे हैं। 10,000 रुपए कमाने के लिए इन्हें हर रोज 8 घंटे काम करना पड़ता है। संडे की इनकी छुट्टी होती है, इसका मतलब महीने के 25 दिन ये काम करते हैं। 8 घंटों को 25 दिनों से मल्टीप्लाई करूं तो इन्होंने एक महीने में 200 घंटे काम किया। इनकी मंथली सैलरी है 10,000 रुपए। 10,000 कमाने के लिए इन्होंने 200 घंटे काम किया तो इनकी प्रति घंटे की कमाई 50 रुपए बनती है। जिस तरह से मिस्टर राम की प्रति घंटे की वैल्यू 50 रुपए है, ठीक उसी तरह से आप सबकी भी प्रति घंटे की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी। शायद आज से पहले आपने कैलकुलेट ना किया हो, पर दोस्तों मेरी आज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्रति घंटे की वैल्यू जरूर कैलकुलेट करें। आपकी प्रति घंटे की वैल्यू आपकी काबिलियत पर निर्भर करती है। चलिए अब राम की बात करें तो राम रोज 8 घंटे काम कर रहे हैं और 50 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से उनको कमाई हो रही है। तो इसका मतलब एक दिन में उन्होंने 400 रुपए कमाए। जब वो 25 दिन काम करेंगे तो महीने का 10,000 रुपया कमा लेंगे। जितना काम राम अब कर रहे हैं, अगर वो उससे आधा करेंगे तो उससे क्या होगा? उनकी उनकी कमाई आधी हो जाएगी सर। बिल्कुल ठीक, उनकी कमाई आधी हो जाएगी। यानी कि राम की कमाई राम द्वारा दिए गए टाइम पर निर्भर करती है। अब अगर राम 10,000 रुपए से ज्यादा कमाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? बड़ी सीधी सी बात है, उन्हें और ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब आपके हिसाब से अगर राम और ज्यादा काम करना चाहें तो ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे काम कर सकते हैं? 6 घंटे। 6 घंटे? 4 घंटे। 4 घंटे? मेरे ख्याल से 8 घंटे। 4 घंटे, 6 घंटे या फिर 8 घंटे। अब दोस्तों ये तो नहीं हो सकता कि राम 24 के 24 घंटे काम करना शुरू कर दें।
अगर उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया तो मुझे लगता है राम का राम नाम सत्य भी हो सकता है। क्यों दोस्तों? यस और नो? यस सर। हमें राम को अमीर आदमी बनाना है, उन्हें स्वर्ग नहीं पहुंचाना है। मेरे ख्याल से अगर राम ज्यादा से ज्यादा काम भी करें तो वो 16 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, और अगर संडे की छुट्टी भी ना करें तो ज्यादा से ज्यादा महीने में 30 दिन ही काम कर पाएंगे। 16 घंटे रोज के और 30 दिन महीने के काम किया तो वो महीने में 480 घंटे ही काम कर पाएंगे। 50 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से उन्हें 480 घंटे का 24,000 रुपया मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिस्टर राम ने अपने आप को सूली पर टांग कर पूरी जी जान लगाकर काम किया तो वो फिर भी 24,000 रुपए से ज्यादा पैसा एक महीने में नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि उनके पास 480 घंटे से ज्यादा काम करने के लिए टाइम नहीं है। इससे ज्यादा वो काम कर नहीं सकते और इससे ज्यादा वो पैसा भी नहीं कमा सकते। क्या 24,000 महीने का कमाकर राम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से राम पैसा कमा रहे हैं उसे लीनियर इनकम कहते हैं। उसे लीनियर इनकम कहते हैं। लीनियर इनकम का मतलब होता है अकेले काम करना। क्या लीनियर इनकम राइट एक्शन है दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं। लीनियर इनकम से 3 वक्त का खाना तो खाया जा सकता है, पर अपने सपनों को पूरा नहीं किया जा सकता। दुनिया की टोटल आबादी के तकरीबन 85% लोग इसी इनकम में काम कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और दोष अपनी किस्मत को दे रहे हैं। चलिए अब दूसरी ओर मिस्टर टाटा पर नजर मारते हैं और देखते हैं कि पैसा कमाने के लिए इनका एक्शन क्या है। इनके बहुत सारे कारोबार हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। अगर इनकी किसी एक फैक्ट्री की बात करूं तो उसमें हजारों एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे। मान लीजिए कि इनकी किसी एक फैक्ट्री में 2000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और ये भी मान लेते हैं कि मिस्टर राम इन्हीं की फैक्ट्री के एक एम्प्लॉय हैं। ये अपने हर एम्प्लॉय को राम की तरह ही 10,000 रुपए हर महीने के दे रहे हैं। दोस्तों, कोई भी मालिक अपने एम्प्लॉय को फ्री में सैलरी नहीं देगा, कम से कम उससे दोगुना काम करवाएगा। मुझे लगता है आप लोगों में से जो लोग नौकरी कर रहे होंगे वो मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यस और नो? यस सर। अब निष्कर्ष ये निकलता है कि मिस्टर राम अगर 8 घंटे काम करते हैं तो वो 20,000 रुपए की कीमत का काम करते हैं, पर उसमें से 10,000 रुपए उन्हें मिलते हैं और 10,000 रुपए उनके मालिक मिस्टर टाटा के पास चले जाते हैं। इसका मतलब उन्होंने 8 घंटों में से 4 घंटे अपने लिए काम किया और 4 घंटे अपने मालिक के लिए काम किया। मिस्टर टाटा के पास टोटल 2000 एम्प्लॉय हैं। हर एम्प्लॉय 4 घंटे काम करे तो मिस्टर टाटा के लिए एक दिन में 8,000 घंटे काम हो रहा है। दोस्तों, कितनी हैरानी की बात है कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, पर मिस्टर टाटा के लिए एक दिन में 8,000 घंटे काम हो रहा है, क्योंकि वो अकेले काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए 2000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब अगर उनके लिए 8,000 घंटे काम हो रहा है तो उसके बदले में उन्हें कमाई भी हो रही होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मिस्टर राम की 1 घंटे की कमाई 50 रुपए है, पर उन्हें 50 रुपए तब मिलेंगे जब वो 100 रुपए का काम करेंगे। उनके 100 रुपए में से 50 रुपए उनके मालिक मिस्टर टाटा के पास चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर टाटा को भी हर घंटे के बदले में 50 रुपए की कमाई ही हो रही है। मिस्टर टाटा के लिए कितने घंटे काम हो रहा था? 8,000 घंटे। अब अगर 50 रुपए को 8,000 घंटों से मल्टीप्लाई कर दें तो उनकी एक दिन की कमाई बन जाती है 4 लाख रुपए। कितनी? 4 लाख रुपए। कितनी? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए। दोस्तों, जिस तरह से मिस्टर टाटा पैसा कमा रहे हैं उसे कहते हैं लेवरेज इनकम। क्या कहते हैं? लेवरेज इनकम। क्या कहते हैं? लेवरेज इनकम। लेवरेज इनकम। जब आपके लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं, मतलब आपके साथ बहुत सारे लीवर जुड़ जाते हैं, तब आपकी इनकम लेवरेज इनकम बन जाती है। लेवरेज इनकम की कोई सीमा नहीं होती है। इस इनकम में आप जितना पैसा चाहें
उतना पैसा कमा सकते हैं। दुनिया के तकरीबन 15% लोग, जो कामयाब लोग हैं, वो इसी इनकम में काम कर रहे हैं। और दोस्तों, इसी इनकम को हम राइट एक्शन कह सकते हैं, क्योंकि लीनियर इनकम में काम करते करते अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी इनकम होनी बंद हो जाती है। मतलब आप खत्म तो आपकी इनकम खत्म। पर लेवरेज इनकम में अगर आपको कुछ हो भी जाता है तो ये इनकम आनी बंद नहीं होती। अब ये सारी बात समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राइट एक्शन लेवरेज इनकम ही है। अब आप सबको ये बात तो बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी कि बहुत सारा पैसा सिर्फ लेवरेज इनकम में काम करके ही कमाया जा सकता है। पर लेवरेज इनकम में जाने का मतलब है आपके पास भी कोई फैक्ट्री हो, उस फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हो। अब दोस्तों, कोई छोटी बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लोगों से काम करवाने के लिए उन्हें अच्छी खासी सैलरियां देनी पड़ेगी। उस फैक्ट्री की हजारों लाखों रुपए की रनिंग कॉस्ट होगी। तो कुल मिलाकर अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं तो ही आप लेवरेज इनकम में शिफ्ट होने के बारे में सोच सकते हैं। तो क्या आपके पास लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है? नहीं सर। है? नहीं सर। अब अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप लेवरेज इनकम में शिफ्ट नहीं हो सकते। लीनियर इनकम में काम करके अमीर हुआ नहीं जा सकता और लेवरेज इनकम में जाने के लिए हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब करें तो क्या करें दोस्तों? शुक्र है भगवान का कि उन्होंने हमारी झोली में ग्लेज जैसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डाल दिया, क्योंकि ग्लेज बिजनेस के अलावा हमारे पास बिना लाखों करोड़ों रुपए लगाए लेवरेज इनकम में जाने का कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है। जब आप ग्लेज बिजनेस को शुरू करते हैं तो आप अकेले होते हैं। तब आप जो भी काम करते हैं वो आपकी लीनियर इनकम होती है। फिर धीरे धीरे आप अपनी सेल टीम बनाते हैं, आपके साथ लोग जुड़ते चले जाते हैं और आप लेवरेज इनकम में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे आपकी सेल टीम बड़ी हो जाती है वैसे वैसे आपका टाइम भी बिल्कुल मिस्टर टाटा के टाइम की तरह मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। यहां भी लोग आपके लिए ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे मिस्टर टाटा के लिए कर रहे थे। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर आपको लोगों से काम करवाने के लिए उन्हें कोई सैलरी नहीं देनी पड़ती। यस और नो? यस सर। है ना कमाल की बात? खुदा ना खास्ता आपको काम करते करते अगर कुछ हो भी जाता है तो आपके ना रहने पर भी आपकी सेल टीम काम करती रहती है और आपको पैसा आता रहता है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि राइट एक्शन है लेवरेज इनकम, और बिना लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करे लेवरेज इनकम करनी है तो रास्ता है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यस और नो? यस सर। अब दोस्तों, लेवरेज इनकम में तो जाना है, पर किस टाइम पर लेवरेज इनकम में जाना है? हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद पहले से ही लेवरेज इनकम में हो, यानी कि वो शायद कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना या फिर कोई बिजनेस चला रहे हो जहां बहुत सारे लोग उनके नीचे काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी उनकी आमदनी अच्छी नहीं हो रही। और उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन होता है, वो है राइट टाइमिंग। वो है राइट टाइमिंग। अब ये राइट टाइम क्या होता है? देखिए दोस्तों, हर बिजनेस के 3 फेस होते हैं। पहला इनिशियल फेस यानी शुरुआती दौर, दूसरा फेस ऑफ फेम यानी प्रसिद्धि का दौर, और तीसरा फेस ऑफ कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता का दौर। इसको समझना बहुत आसान है। चलिए इसको मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। हम कंप्यूटर की बात करते हैं। भारत में कंप्यूटर का आगमन 80 के दशक में हुआ। शुरू में 80 के दशक में जिन कंपनियों ने इस इंडस्ट्री में हाथ डाला उनमें सबसे ऊपर नाम आता है विप्रो का, फिर इन्फोसिस, IBM, NIIT, एप्टेक। अगर बात करूं विप्रो के मालिक की तो उनका नाम है श्री अजीम प्रेम जी, जो कि सन 2000 में दुनिया के चौथे अमीर आदमी बन गए थे। दोस्तों, दुनिया के चौथे अमीर आदमी, और उन्होंने इतना पैसा कहां से कमाया? कंप्यूटर इंडस्ट्री से।
80 का दशक इस इंडस्ट्री के लिए शुरुआती दौर था। जो लोग इस इंडस्ट्री के शुरुआती दौर में जुड़े वो इंडिया की रिचेस्ट कंपनियों के मालिक हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, शायद हर देश में इनके बड़े बड़े ऑफिस हैं, यहां तक कि इनके पास अपने पर्सनल जेट प्लेन तक है। मैं इन लोगों को सबसे ऊपर के लोगों की संज्ञा दूंगा। 90 के दशक तक आते आते ये इंडस्ट्री फेमस हो चुकी थी। लोग धीरे धीरे कंप्यूटर एवं उसकी यूटिलिटी को समझने लगे थे। जिन लोगों ने इस समय पर इस इंडस्ट्री को समझा एवं पकड़ा वो अपने जेट प्लेन तो नहीं ले पाए, लेकिन हाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां और अच्छी आमदनी से भी नहीं चूके। आप तो जानते हैं कि अगर पड़ोस के घर में वर्मा जी का लड़का कंप्यूटर इंडस्ट्री में घुसा और घर में नई गाड़ी आ गई, पैसे आ गए, तो शर्मा जी के पेट में अपने आप ही दर्द शुरू हो जाएगा। क्यों दोस्तों? यस और नो? यस सर। वो भी अपने लड़के को उसी फील्ड में जाने के लिए कहेंगे। ठीक इसी तरह से सन 2000 के आते आते लोगों का लाइफस्टाइल बदलते देखकर ये इंडस्ट्री इतनी पॉपुलर हो गई कि भेड़चाल शुरू हो गई और ये इंडस्ट्री अपने कंपटीशन फेज में पहुंच गई। कंपटीशन फेज का मतलब है दो दुकानदार किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपस में लड़ रहे हैं और प्रोडक्ट एक दूसरे से सस्ता बेच रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि शुरू में कंप्यूटर एक एक 1.5 लाख रुपए में बिका? क्योंकि शुरू में जो लोग कंप्यूटर बेच रहे थे उन्होंने कंप्यूटर में खूब अच्छा खासा मार्जिन कमाया। कंपटीशन फेज तक आते आते वही कंप्यूटर 30-40 हजार रुपए का बिकना शुरू हो गया। हालांकि 30-40 हजार वाले कंप्यूटर में 1.5 लाख वाले कंप्यूटर से फीचर्स कहीं ज्यादा थे, पर उसमें जो चीज नहीं थी वो था मार्जिन। कंपटीशन फेस में लोगों ने बहुत थोड़े से मार्जिन पर कंप्यूटर बेचा। यही कारण था कि इस फेस में जो लोग जुड़े वे स्कूटर या छोटी कार जैसी सुविधाएं ही पा सके। अब आप ध्यान से समझिए, काम वही कंप्यूटर इंडस्ट्री का है, लेकिन उसको पकड़ने का वक्त अलग अलग था। यानी कि राइट एक्शन के साथ राइट टाइम भी होना बहुत जरूरी होता है। तो किसी भी बिजनेस को पकड़ने का सही समय या तो शुरुआती दौर होता है या फिर प्रसिद्धि का दौर होता है। यस और नो? यस सर। यस और नो? यस सर। तो राइट एक्शन क्या है? लेवल एब्सोल्युटली। राइट टाइम क्या है? शुरुआती दौर। शुरुआती दौर यानी कि प्रसिद्धि का दौर। अच्छा, हम में से कितने लोग शुरुआती दौर में काम करना चाहेंगे? हाथ उठाकर बताएं। मुझे मालूम था आप सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस फेस में काम करना आसान नहीं होता। ज्यादातर लोग इस फेस में काम करते वक्त भाग जाते हैं, क्योंकि इस फेस में लोग आपके साथ नहीं होते। आपको खुद पर भरोसा रखना होता है। इस फेस में आपको कोई सिखाने वाला नहीं होता। हालात आपके अनुकूल नहीं होते। आपको अपने आप को साबित करना होता है। आपको लोगों का विरोध और आलोचना सहनी पड़ती है। जरा सोचिए कि क्या 80 के दशक में कंप्यूटर बेचना आसान रहा होगा? 80 के दशक का कंप्यूटर ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन का था। 1 मिनट के लिए कल्पना करके देखिए कि उस समय आपके पास कोई ऐसी मशीन को लेकर आता जिसमें एक टीवी और बहुत सारे बटन लगे हों, जिन्हें दबाने से यह नहीं मालूम कि स्क्रीन पर क्या आएगा, और तब कोई आपको बोलता कि इसे खरीद लीजिए, ये सिर्फ 1 लाख रुपए का है। मेरा मानना है दोस्तों, 80 के दशक में 1 लाख की वैल्यू आज के 30-40 लाख के बराबर तो जरूर होगी। उस समय आपसे कोई 1 लाख रुपए में ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन वाला कंप्यूटर खरीदने को बोलता तो क्या आप खरीदते? शायद नहीं। अगर मुझे वो आपको बेचना है तो मुझे आपको ये एहसास करवाना पड़ेगा कि ये आपको लाखों का फायदा कराएगा। उसके लिए मुझे आपको पहले कंप्यूटर सिखाना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। जरा सोचिए, ऐसे कई 100 लोगों को ट्रेनिंग दी गई होगी, उनमें से कुछ को लगा होगा कि कंप्यूटर उनके काम का है। इसी तरीके से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और धीरे धीरे कंप्यूटर के लिए लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू हुई होगी। कंप्यूटर के लिए लोगों को अवेयर करने में 10 से 15 साल का समय लग गया।
शुरुआती दौर में काम करना आसान नहीं होता। आप खुद सोचकर देखिए 1985-90 तक शायद आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। कुछ लोगों ने तो सिर्फ नाम ही सुना होगा। पहले 10 साल तो लोगों को यह समझने में ही लग गए कि कंप्यूटर नाम की कोई चीज भी मौजूद है। और ये सब किया किसने? उन लोगों ने जिन्होंने इसे शुरुआती दौर में पकड़ा। तो मैं आपको यह बात समझा रहा था कि शुरुआती दौर में काम करना आसान नहीं होता। दोस्तों, 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो लीड करते हैं और दूसरे वो जो फॉलो करते हैं। हमेशा लीड करने वाले लोग ही दुनिया में कामयाब होते हैं। शुरुआती दौर में चीजों को आपको खुद ही समझना होता है और खुद ही फैसले लेने पड़ते हैं। आपको कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता। आज की तारीख में अगर आपको कोई रेस्टोरेंट खोलना है तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको खाना बनाना सिखाएंगे और रेस्टोरेंट चलाना भी सिखाएंगे। लेकिन शुरुआती दौर में ये ट्रेनिंग सेंटर भी खुद ही खोलने पड़ते हैं और लोगों की आलोचना भी सहनी पड़ती है। अच्छा, एक बात बताइए, लोग हर नई चीज की आलोचना क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि उनके पास इसकी जानकारी नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, जब कंप्यूटर नया नया आया होगा तब उसके बारे में लोगों को अच्छे से जानकारी भी दी गई होगी। असल में ज्यादातर लोगों का किसी नई चीज को देखने का नजरिया ही नेगेटिव होता है। लोग किसी भी चीज की खूबियों को कम और कमियों को ज्यादा देखते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? आपने एक कहावत तो जरूर सुन रखी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सुनी है क्या? यस सर। हेलो, सुनी है क्या? यस सर। मतलब जिस चीज का हम जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं हम उसमें उतना ही ज्यादा निपुण हो जाते हैं। दोस्तों, साइंस कहती है कि इंसान के दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, एक नेगेटिव ब्रेन और दूसरा पॉजिटिव ब्रेन। चलिए साइंस को छोड़िए, मैं आपको बड़ी सरल भाषा में समझाता हूं। आपने सुन रखा होगा कि एक मन की आवाज होती है और एक शैतान की। सुना है? यस सर। सुना है? यस सर। जब भी हम कोई गलत काम करने लगते हैं तो अंदर से एक आवाज हमें रोकती है कि ये मत करो, ये गलत है, फंस जाओगे, समस्या हो जाएगी। क्यों दोस्तों, ऐसे होता है ना? यस सर। यस और नो? Yes, sir. दोस्तों, इसे मन की आवाज कहते हैं, यानी कि ये आपका पॉजिटिव ब्रेन है जो आपको गलत चीजों को करने से रोकता है। तभी अंदर से एक और आवाज आती है जो कहती है कर दो, कुछ नहीं होता, बात की बाद में देख लेंगे, कोई समस्या नहीं होती। आती है ना ऐसी आवाज? यस सर। यस और नो? यस सर। दोस्तों, इस आवाज को शैतान की आवाज कहते हैं, यानी कि ये हमारा नेगेटिव ब्रेन होता है जो हमें गलत कामों को करने के लिए उकसाता है। अब मुझे सच सच जवाब दीजिए कि हम ज्यादातर किसकी बात मानते हैं, मन की या फिर शैतान की? शैतान की। ऑफ कोर्स शैतान की। यानी कि हम ज्यादातर अपने नेगेटिव ब्रेन की बात मानते हैं क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक हमने इसी ब्रेन का इस्तेमाल किया होता है। इसको इस्तेमाल कर करके हमने इतना मजबूत कर दिया होता है कि ये पॉजिटिव ब्रेन के ऊपर हावी हो चुका होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम तो नेगेटिव ब्रेन का इस्तेमाल करते ही नहीं। चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं कि हम नेगेटिव ब्रेन का कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब 4-6 लोग इकट्ठे खड़े होते हैं तो आपस में नेगेटिव बातें करते हैं या फिर पॉजिटिव? नेगेटिव बातें सर। ऑफ कोर्स नेगेटिव। एक दूसरे की चुगलियां होती हैं, दुनिया भर की बुराइयों पर चर्चा की जा रही होती है। क्या आपने कभी किसी मर्सिडीज गाड़ी में से किसी अमीर आदमी को उतरते हुए देखा है जो चौराहे पर आकर खड़ा हो जाए और सिगरेट पीते हुए देश की समस्याओं पर चर्चा करे? नहीं सर। नहीं सर। कि यार अपने देश का तो हाल ही बुरा है, देखो यहाँ सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली यहाँ आती नहीं, ये कोई देश है भला? ऊपर से लेकर नीचे तक सब चोर हैं। कभी आपको ऐसा कोई इंसान मिला है? यस और नो? नो सर। दोस्तों, उनका लक्ष्य ये सब बातें करने का नहीं है। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी, सारा ध्यान, सारा समय सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कामयाब बनाने पर लगाया होता है। वो लोग करोड़पति और अरबपति बनने में बिजी होते हैं
और यही वो लोग होते हैं जो दुनिया के कामयाब लोग बनते हैं और दुनिया पर राज करते हैं। दोस्तों, अगर मैं ऐसे कामयाब लोगों की गिनती करने लग जाऊं तो ये हमारे देश की टोटल जनसंख्या का सिर्फ 10 से 15% हिस्सा ही होंगे। मिस्टर रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, राहुल बजाज, अजीम प्रेमजी, सुनील भारती मित्तल जैसे लोगों की बात करूं तो इन्हें तो हम उंगलियों पर ही गिन सकते हैं। इनसे थोड़े कम कामयाब और लखपतियों को शामिल कर लूं तब भी बड़ी मुश्किल से देश की पूरी जनसंख्या का सिर्फ 15% हिस्सा ही होगा जो इन कामयाब लोगों की श्रेणी में आता है। इन लोगों की कामयाबी का राज है इन लोगों का पॉजिटिव नजरिया। यही वो लोग हैं जो किसी नई चीज को लेकर आते हैं और बाकी के 85% नाकामयाब लोग इनका विरोध करते हैं। चलिए ये बात मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। क्या आप लोगों ने राइट ब्रदर्स का नाम सुना है? कौन है सर? राइट ब्रदर्स वो थे जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। क्यों दोस्तों, आपको क्या लगता है जब राइट ब्रदर्स ने अपने दोस्तों और परिवार वालों को यह बताया होगा कि वो एक ऐसी मशीन बनाने जा रहे हैं जिसमें लोग बैठकर उड़ सकेंगे, और ये बात उन्होंने तब बोली होगी जब लोगों ने सिर्फ और सिर्फ चिड़िया तोते ही उड़ते देखे हों। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है उस वक्त लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही होगी? लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया होगा क्योंकि उस वक्त लोग उड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया, अपना सामान बेच दिया, जितना उधार वो अपने माँ बाप से ले सकते थे उन्होंने लिया। अब उनके माँ बाप ने भी उन्हें उधार देना बंद कर दिया। उनके दोस्त भी उनसे कतराने लगे कि कहीं वो उनसे पैसे उधार ना मांगने लगे। इन सबके बावजूद वो अपने काम में लगे रहे। कई साल उन्हें अपने काम को अंजाम तक लाने में लग गए। वो जहां से गुजरते थे लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लोग उन्हें उड़ने वाले आदमी कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन जब कई सालों की मेहनत के बाद उन्होंने अपनी 1 मिनट की उड़ान भरी तो उस समय राइट ब्रदर्स के परिवार वालों ने और उनके दोस्तों ने गर्व से अपना सीना तान लिया। उनके सारे दोस्त और रिश्तेदार सबसे कहने लगे कि हमें तो पता ही था ये लड़के जरूर कामयाब होंगे। क्यों दोस्तों, ऐसा ही होता है ना? यस और नो? दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे कोपरनिकस। उन्होंने ही पहली बार बताया था कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता बल्कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। जानते हैं इस सच्चाई को बताने का उन्हें क्या इनाम मिला? उन्हें लोगों ने फांसी पर लटका दिया। पर बाद में जब सच्चाई पता चली तो उनकी पूजा शुरू कर दी। दोस्तों, इंसान को छोड़िए, इन लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। जीसस क्राइस्ट, उनको भी इन्हीं 85% लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया था। पर बाद में इन्हीं 85% लोगों ने उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। आज पूरी दुनिया में उनसे ज्यादा शिष्य और किसी धर्म के नहीं है। अब निष्कर्ष ये निकलता है कि किसी बिजनेस में अगर सबसे ज्यादा पैसा कमाना है तो उसका राइट टाइम है इनिशियल फेज। पर सबसे ज्यादा काम करने का मुश्किल दौर भी यही इनिशियल फेज ही है दोस्तों, क्योंकि इस फेज में 85% लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं। ये लोग क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि इनका नजरिया नेगेटिव होता है। अब दोस्तों, एक बात बताइए, आप किन लोगों में रहते हैं? 15% कामयाब लोगों में या फिर 85% नाकामयाब लोगों में? ऑफ कोर्स 85% नाकामयाब लोगों में। हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, यहां तक कि जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया है वो सब भी नाकामयाब लोगों की सूची में ही आते हैं। अब दोस्तों, मेरा मतलब ये नहीं है कि हमें इन सब की रिस्पेक्ट नहीं करनी है। मुझे लगता है हमारी जिंदगी में इन सब का बहुत अहम रोल है। इन सब के बिना हम अपनी जिंदगी को सोच भी नहीं सकते। पर मेरा फर्ज आपको सिर्फ और सिर्फ हकीकत से रूबरू कराना है। हम सब लोग अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, पर सच ये है कि हम अभी तक कामयाब नहीं हैं। उसका सीधा सा कारण ये है कि हम इन नाकामयाब लोगों के बीच में पले बड़े हैं। भला एक नाकामयाब इंसान किसी दूसरे को कामयाबी कैसे दे सकता है? अगर आपके पिताजी 1 लाख रुपए महीने का
नहीं कमा रहे हैं तो वो आपको 1 लाख रुपए महीना कमाने का रास्ता कैसे बता सकते हैं? अगर आपके पिताजी के पास मर्सिडीज गाड़ी नहीं है तो वो आपको मर्सिडीज गाड़ी खरीदने का रास्ता कैसे बता सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको अपनी जिंदगी में कामयाब इंसान बनना है तो इन नाकामयाब लोगों का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। यस और नो? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. किसी नए रास्ते पर चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनके बताए रास्ते पर चलोगे तो वही पहुंचोगे जहां पर ये लोग पहुंचे हुए हैं, और जब इनका रास्ता छोड़कर कोई नया रास्ता पकड़ोगे तो ये लोग आपका साथ नहीं देंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे। यस और नो? Yes, sir. अब अगर हम अपनी बात करें तो हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं और लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों दोस्तों? यस और नो? Yes, sir. क्या क्या कहते हैं लोग? ये मेंबर बनाने वाला काम है, लोगों को फंसाने वाला काम है, मेंबर नहीं बनते, ये काम लंबे समय तक नहीं चलते, कंपनियां भाग जाती हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। क्यों दोस्तों? क्या ये सब बातें सुननी पड़ती हैं? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. मुझे याद है शुरू में जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मुझे भी मेरे दोस्तों, रिश्तेदारों और माँ बाप ने खूब क्रिटिसाइज किया था। आप यकीन मानेंगे, मेरी माँ तो यहाँ तक बोल देती थी कि बेटा तू यही काम करता रहा ना तो तेरी शादी नहीं होगी। लड़की वालों को क्या जवाब दूंगी कि हमारा लड़का मेंबर बनाता है। पिताजी ने तो शर्त लगा के बोल दिया था कि लिखा ले, तू कभी 1 लाख रुपया महीने का नहीं कमा सकता। तो दोस्तों शायद आपको भी ये सब बातें सुनने को मिल रही होंगी। यस और नो? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. अब आप एक बात बताइए, ये सब बातें जो लोग बोल रहे हैं वो 15% कामयाब लोग बोल रहे हैं या फिर 85% नाकामयाब लोग? नाकामयाब लोग। ऑफ कोर्स ये 85% नाकामयाब लोग हैं। तो दोस्तों मैं आपको बधाई देता हूं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता इनके रास्ते से अलग है। अब देखना यह है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है। अगर सही है तो फिर हम किसी के बोलने की परवाह नहीं करेंगे। ये लोग क्या कह रहे हैं कि हम मेंबर बनाते हैं, तो क्या हम मेंबर बनाते हैं दोस्तों? No, sir. बिल्कुल भी नहीं। अब अगर हम मेंबर नहीं बनाते तो हम क्या करते हैं? हम लोग एक नेटवर्क बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? Network. नेटवर्क। अच्छा, कौन बताएगा कि नेटवर्क का क्या मतलब होता है? कोई भी नहीं। दोस्तों नेटवर्क वो होता है जिसके द्वारा प्रोडक्ट को मूव किया जा सके। दुनिया में जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं वो अपने नेटवर्क की वजह से ही पहचानी जाती हैं। अगर किसी कंपनी का नेटवर्क अच्छा नहीं है तो वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। पहले मैं आपको यहीं पर एक प्रैक्टिकल उदाहरण से नेटवर्क को समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों मेरे हाथ में ये पेन है। अगर मैं ये पेन यहां से वो पीछे समीर तक पहुंचाना चाहता हूं, वो भी यहां से बिना हिले डुले, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं ये पेन इन्हें दूंगा, ये इस पेन को उन्हें देंगे और इसी तरह से वो उसे आगे बढ़ाते बढ़ाते समीर तक पहुंचा देंगे। इसे कहते हैं पावर ऑफ नेटवर्किंग। इस कमरे में बैठे सब लोग एक नेटवर्क ही तो हैं। हमने भी ठीक इसी तरह से अपने नेटवर्क को मल्टीप्लाई करते करते देश के कोने कोने तक पहुंचाना है और फिर उसके बाद उसके द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी ठीक वैसे ही मूव करने हैं जैसे ये पेन यहां से समीर तक मूव हुआ। दोस्तों दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट बिना नेटवर्क के मूव कर ही नहीं सकता। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी एक नेटवर्क बिछा हुआ है। एक साबुन मुंबई में मैन्युफैक्चरर होता है तो वह देश के दूसरे कोने में जम्मू के किसी छोटे से गांव की दुकान पर बिक रहा होता है। कैसे? सिर्फ एक नेटवर्क की वजह से। अगर मैं वो मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं सीधा छोटी छोटी दुकान पर डायरेक्टली साबुन थोड़ी ही देकर आऊंगा। मैन्युफैक्चरर होने के नाते मैं उसे सुपर स्टॉकिस्ट को दे दूंगा, वो आगे उसे सिटी डिस्ट्रीब्यूटर को दे देगा, सिटी डिस्ट्रीब्यूटर उसे होलसेलर को और होलसेलर उस साबुन को रिटेलर को देगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये नेटवर्क
पहले से ही बना हुआ है। हर छोटे से बड़ा प्रोडक्ट इसी नेटवर्क के द्वारा मूव करता है, पर ग्लेज में हमें ये नेटवर्क खुद बनाना है। हम दिल्ली से शुरू हुए थे और पिछले 12 सालों में हमने दिल्ली के अलावा अब तक 6 ऑफिस तथा 205 फ्रेंचाइजियां खोल दी हैं। धीरे धीरे हमारा नेटवर्क पूरे भारत में फैल जाएगा। देखिए दोस्तों, लक्ष्य यहां भी प्रोडक्ट बेचना है और वहां भी, मगर तरीका थोड़ा सा अलग है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी प्रोडक्ट को मूव करने के लिए एक नेटवर्क की जरूरत होती है, जो कि उनका पहले से ही बना हुआ है। इसी के द्वारा वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मगर डायरेक्ट सेलिंग में हमें नेटवर्क अभी डेवलप करना है। चलिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तुलना डायरेक्ट सेलिंग के साथ करके देखते हैं। अगर कोई कस्टमर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पैसे खर्च करता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट मिलते हैं। कुछ को तो प्रोडक्ट के साथ बिल मिल जाता है, पर ज्यादातर को बिल भी नहीं मिलता। बिना बिल के प्रोडक्ट लेने का पहला नुकसान तो यह है कि प्रोडक्ट ओरिजिनल होगा या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा, सरकार को जाने वाले टैक्स की भी चोरी होती है। दूसरी ओर, जब कोई कस्टमर डायरेक्ट सेलिंग में पैसे खर्च करता है तो उसे हर प्रोडक्ट बिल के साथ मिलता है। चाहे कोई 20 रुपए का सामान ले या फिर 20,000 का, उसे बिल मिलना ही मिलना है। मतलब 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट की गारंटी और सरकार को 100% टैक्स का भुगतान। प्रोडक्ट के साथ साथ कस्टमर को एक शानदार बिजनेस करने का मौका भी मिलता है, जिसमें वो काम करके लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता है, और वो भी बिना किसी रिस्क के। उसे एक ऐसा बिजनेस करने का मौका मिलता है जिसमें वो अपने साथ साथ अपने चाहने वालों की भी जिंदगी बदल सकता है। अब आप बताइए कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग द्वारा प्रोडक्ट खरीदना ज्यादा फायदेमंद है या फिर डायरेक्ट सेलिंग द्वारा? ऑफ कोर्स डायरेक्ट सेलिंग द्वारा। दोस्तों, अब अगर लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में खराब बोलते हैं तो क्या हमें उनकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए? नो सर। लेना चाहिए? नो सर। नहीं। क्या लोगों के खराब बोलने से ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस फैलना बंद हो जाएगा? नो सर। बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, जब आप कोई काम कर रहे हो और लोग उसका विरोध कर रहे हो, उसकी आलोचना कर रहे हो, तो समझ जाइए कि आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। जिस दिन आपका नेटवर्क पूरे भारत में फैल जाएगा, उस दिन आप कितना पैसा कमाएंगे इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं कि नेटवर्क की पावर क्या होती है। हम कोलगेट टूथपेस्ट की उदाहरण ले लेते हैं। दोस्तों, जब से मैंने होश संभाला है तब से कोलगेट टूथपेस्ट मार्केट में बिक रहा है। मेरा मानना है 10 में से कम 2 लोग ऐसे होंगे जो कोलगेट टूथपेस्ट इस्तेमाल करते होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे भारत की आबादी का 20% हिस्सा कोलगेट का फिक्स कस्टमर है। हमारे देश की टोटल जनसंख्या लगभग 130 करोड़ है। मतलब 130 करोड़ में से 26 करोड़ लोग होंगे जो कोलगेट टूथपेस्ट इस्तेमाल करते होंगे। इनमें से किसी के घर में महीने भर में एक कोलगेट टूथपेस्ट इस्तेमाल होता होगा, तो किसी के घर में 3 कोलगेट टूथपेस्ट इस्तेमाल होते होंगे। चलिए हम मान लेते हैं एवरेज हर घर में महीने भर में 2 टूथपेस्ट इस्तेमाल हो जाते होंगे। 26 करोड़ लोगों ने अगर हर महीने 2 टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया तो कोलगेट कंपनी की एक महीने की सेल 52 करोड़ टूथपेस्ट की होती है। अगर कंपनी को हर टूथपेस्ट की बिक्री पर सिर्फ 1 रुपए का प्रॉफिट होता हो तो कंपनी की एक महीने की कमाई 52 करोड़ रुपए की होती है। दोस्तों, सोच कर देखिए, 52 करोड़ रुपए, और वो भी एक महीने की कमाई। क्यों? क्योंकि कोलगेट कंपनी के पास उसके प्रोडक्ट को यूज करने वाले 26 करोड़ लोगों का नेटवर्क है। कंपनी को 26 करोड़ लोगों का नेटवर्क बनाने में जरूर कई साल लग गए होंगे, पर जब एक बार उन्होंने नेटवर्क बना लिया तो उस नेटवर्क की वजह से उन्हें हर महीने रेगुलर इनकम होती होगी। ये होती है नेटवर्क की पावर। दोस्तों, अब ठीक इसी तरह से आप लोगों ने भी ग्लेज में काम करते हुए एक नेटवर्क बनाना है और फिर उस नेटवर्क के जरिए प्रोडक्ट्स को हर महीने बेचकर रेगुलर पैसा कमाना है। दोस्तों, अगर हम ग्लेज में 10 लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाते हैं
तो उसमें से कम 2 लोग अपनी होम शॉप खोलकर ग्लेज बिजनेस शुरू करते हैं। यस और नो? यस सर। हमारे देश की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ से भी ज्यादा है। इस हिसाब से भी देखें तो 26 करोड़ लोग कंफर्म ग्लेज बिजनेस शुरू करेंगे। यस और नो? Yes, sir. अभी कंपनी में पिछले 12 सालों में लगभग 18 लाख लोग बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं, यानी कि 25 करोड़ 20 लाख लोग अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए मान लेता हूं आपने ग्लेज बिजनेस में 5 साल जम के काम किया और आपका सिर्फ 20,000 लोगों का नेटवर्क बन गया। अब ये जो आपका 20,000 लोगों का नेटवर्क बना है, ये 20,000 लोग नहीं है, ये 20,000 परिवार हैं, ये 20,000 होम शॉप्स हैं। आज ग्लेज की प्रोडक्ट रेंज में 65 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और हमारे सारे ही प्रोडक्ट्स लोगों की रोजमर्रा की जरूरत के प्रोडक्ट्स हैं। मेरा मानना है कि एक मिडिल क्लास परिवार में भी हर महीने कम से कम 1,500-2 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स यूज हो जाते होंगे। क्यों दोस्तों? Yes, sir. यानी एक परिवार कम से कम 5 आईपी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता होगा। अगर 20,000 लोगों ने हर महीने 5 आईपी के प्रोडक्ट खरीदे तो आपके नेटवर्क में एक महीने में 1 लाख आईपी के प्रोडक्ट बिक जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कंपनी में एक आईपी 100 रुपए का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके नेटवर्क में एक महीने में 1 करोड़ आईपी वैल्यू के प्रोडक्ट्स की बिक्री हो जाती है और आपको आपके लेवल के अनुसार इस पूरी 1 करोड़ की टर्नओवर पर कमीशन मिलता है। दोस्तों, बिजनेस प्लान के अनुसार आपको एवरेज 4 से 5% का कमीशन मिलता है। अब 1 करोड़ का 4% भी लगाऊं तो महीने के 4 लाख रुपए बन जाते हैं और ये 4 लाख रुपए आपके नेटवर्क में लोगों के सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पर आ रहे हैं। आपके नेटवर्क में लोग हर महीने बार बार प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे और आपको बार बार 4 लाख रुपए आएंगे। अब दोस्तों, कोलगेट कंपनी के बनाए हुए नेटवर्क में और ग्लेज के नेटवर्क में सबसे बड़ा फर्क यह है कि कोलगेट कंपनी के नेटवर्क में लोग सिर्फ कोलगेट टूथपेस्ट खरीदते हैं, पर ग्लेज के नेटवर्क में लोग सिर्फ प्रोडक्ट खरीदते नहीं हैं बल्कि बेचते भी हैं। ग्लेज में आपके पास 20,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क बन चुका है। ये लोग अगर 10-15 हजार रुपए महीने का सामान ही बेच देते हैं तो हर डिस्ट्रीब्यूटर लगभग 50 आईपी के प्रोडक्ट्स की टर्नओवर कर देता है। इसका मतलब आपके नेटवर्क में हर महीने 10 करोड़ रुपए की आईपी वैल्यू के प्रोडक्ट्स की टर्नओवर हो जाती है और आपको 4% के हिसाब से 10 करोड़ का 40 लाख रुपए इंसेंटिव के रूप में मिलता है। सोच के देखिए दोस्तों, 40 लाख रुपए महीना, जो कि आपको बार बार हर बार आना है तब तक जब तक लोग हमारा साबुन लगाते रहेंगे, हमारे शैम्पू से नहाते रहेंगे, हमारे टूथपेस्ट से दांत चमकाते रहेंगे, तब तक ये 40 लाख रुपए आपको आते रहेंगे। अब इसके लिए अगर हम जिंदगी के 5 साल दिन रात एक करके मेहनत कर भी दें तो मुझे लगता है उसके बदले में हमें जो मिलने वाला है वो हमारी मेहनत से कई गुना बढ़कर होगा। यस और नो? यस और नो? अब निष्कर्ष ये निकलता है कि हम जो कर रहे हैं उसका आने वाले टाइम में बहुत बड़ा फ्यूचर है। हम भी हर बड़ी कंपनी की तरह अपना नेटवर्क बना रहे हैं। अब बताइए, आपको इस काम में कोई बुराई नजर आती है? No, sir. बिल्कुल भी नहीं। फिर दोस्तों, लोग हमें क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं? आपको याद है लोगों ने कंप्यूटर का भी विरोध किया था, राइट ब्रदर्स का भी विरोध किया था, कॉपरनिकस का भी विरोध किया था, याद है कि नहीं? यस और नो? यस और नो? लोग डायरेक्ट सेलिंग का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग भारत में अपने इनिशियल फेज पर है। आप में से किसने हाथ खड़ा किया था कि मैं इनिशियल फेज में काम करना चाहता हूं? मैंने तो दोस्तों, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि भगवान ने आपको डायरेक्ट सेलिंग के
इनिशियल फेस में काम करने का मौका दिया है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए, जोरदार तालियां। पर दोस्तों, इनिशियल फेस में काम करना आसान नहीं है। कर पाएंगे? यस सर। इनिशियल फेस में लोग आपका साथ नहीं देंगे। क्या अकेले लड़ पाएंगे दोस्तों? यस सर। यस और नो? यस सर। अगर आप इसी जोश के साथ लड़ गए और इनिशियल फेस में काम कर गए तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के राइजिंग स्टार बनने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकेगी। दोस्तों, अगर आप इसी जोश के साथ लड़ गए और इनिशियल फेस में काम कर गए तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के राइजिंग स्टार बनने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि हर गली मोहल्ले में हमें कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर मिल जाता है जो या तो कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहा होता है या फिर पहले से ही किसी कंपनी में काम करके छोड़ चुका होता है। भारत में इतने सालों से इतनी सारी नेटवर्किंग कंपनियां चल रही हैं, तो फिर इस इंडस्ट्री का इनिशियल फेस कैसे हुआ? क्यों दोस्तों, क्या ऐसी बात आपके मन में आती है? यस सर। यस और नो? यस सर। यस और नो? यस सर। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है, दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि नेटवर्किंग कितने सालों से भारत में चल रही है, कितने लोग नेटवर्किंग कंपनियों में काम कर रहे हैं। जरूरी ये है कि जब तक लोग इस इंडस्ट्री के बारे में खराब बोलते रहेंगे तब तक इस इंडस्ट्री का इनिशियल फेस रहेगा। जैसे शुरू में लोग कंप्यूटर के लिए भी खराब बोलते रहे, ये इंडस्ट्री अपने प्रसिद्धि के दौर में तब आएगी जब लोग इस इंडस्ट्री की तारीफ करेंगे, जब माँ बाप घर पर ये बात करेंगे कि मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं नेटवर्कर बनाना है, जब लड़की वाले शादी करते वक्त पूछा करेंगे कि लड़का काम क्या करता है, आगे से जवाब आएगा पिछले 5 सालों से ग्लेज में काम कर रहा है और ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका है, तो लड़की वालों का जवाब होगा फिर तो रिश्ता पक्का है जी। जब टीवी चैनल वाले डायरेक्ट सेलिंग में काम करके कामयाब हुए लोगों के इंटरव्यू लेंगे तब इस इंडस्ट्री का प्रसिद्धि का दौर आएगा मेरे दोस्तों। यस और नो? यस सर। मैं आप सबको एक बात और बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जन्म आज से तकरीबन 50-55 साल पहले अमेरिका में हुआ था। अमेरिका की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ है, जबकि हिंदुस्तान की जनसंख्या लगभग 130 करोड़। दोस्तों, इतनी कम जनसंख्या वाले देश में पिछले 50-55 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चल रही है, वहां भी अभी तक इस इंडस्ट्री का कंपटीशन फेस नहीं आया। भारत में तो इस इंडस्ट्री को शुरू हुए अभी 15-20 साल ही हुए हैं। तो सोच के देखिए, भारत में इस इंडस्ट्री को कंपटीशन के दौर में आने में तो मुद्दतें लग जाएंगी, यानी कि भारत में इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत बड़ा और ब्राइट है। जरा सोच के देखिए दोस्तों कि अगर ऐसा हो, आज रात को चमत्कार हो कि सुबह जब सब लोग उठे तो बोले ग्लेज की जय, ग्लेज की जय, यानी कि सब के सब लोग डायरेक्ट सेलिंग के लिए पॉजिटिव हो जाएं, तो आप किसको ग्लेज का डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे? जिसे आप बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए अप्रोच करेंगे वो तो पहले से ही ग्लेज में काम कर रहा होगा, यानी कि वो तो इस इंडस्ट्री का कंपटीशन फेस होगा। इसलिए हम भाग्यशाली हैं कि हम शुरुआती दौर में हैं। क्या आप जानना चाहते हैं दोस्तों कि हमारा काम क्या है? हमें सिर्फ 130 करोड़ लोगों की राय बदलनी है। उन 130 करोड़ लोगों को समझाना है कि डायरेक्ट सेलिंग सबसे बेहतरीन तरीका है अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने का। हमें उन्हें समझाना है कि डायरेक्ट सेलिंग एक क्रांति ला सकती है अपने देश के अंदर, चाहे देश के लोगों के विचारों का सवाल हो या उनकी आमदनी का सवाल हो या फिर उनकी सोच का सवाल हो या सोशल एक्टिविटी का सवाल हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हम ऐसा कर पाएंगे? दोस्तों, क्या हम ऐसा कर पाएंगे? यस सर। उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक एक करके उन्हें ग्लेज में इंट्रोड्यूस करना है। अगर यहां 10 लोग बिजनेस प्रेजेंटेशन देखते हैं तो 9 लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, यानी कि 90% लोगों की हम राय बदल देते हैं। लेकिन 9 में से सिर्फ 2 लोग ही बिजनेस शुरू करते हैं, 7 नहीं करते। उनकी अपनी पर्सनल वजह है, लेकिन ये जो 2 लोग बिजनेस करते हैं इनसे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है।
तो आखिरकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राइट एक्शन है लेवरेज इनकम और राइट टाइम है इनिशियल फेज, और दोनों ही चीजें आज आपके पास हैं। अब तीसरी चीज है राइट डायरेक्शन। दोस्तों, हम शुरुआती दौर में तो आ गए, अब अगली चीज है सही दिशा। जैसा कि आप जानते हैं, हर गली मोहल्ले में लोग डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं। उन्हें भी लेवरेज इनकम और इनिशियल फेज में काम करने का मौका मिला, पर फिर भी वो इस इंडस्ट्री में काम करके लखपति करोड़पति नहीं बन पाए, क्योंकि शुरुआती दौर में काम करते वक्त हमारे पास सही दिशा यानी कि सही नॉलेज भी होनी चाहिए। सही नॉलेज के लिए एक सही टीचर की जरूरत होती है, जो कि शायद उन लोगों को नहीं मिला होगा। और इस मामले में हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे पास मिस्टर चेतन हांडा जी जैसे जीनियस टीचर हैं। हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उनके बनाए हुए ट्रेनिंग सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करना है। यानी कि हमें ग्लेज के एजुकेशन सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करना है। ग्लेज में दिए जाने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बार बार अटेंड करना है। अगर आप ठीक डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे तो आप यहां भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैंने अक्सर देखा है कि ज़्यादातर लोग ट्रेनिंग लेने से भागते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें तो सब कुछ पता ही है, लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर ही तो बनाना है, यूं चुटकी बजाकर बना देंगे, सामान ही तो बेचना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों, अगर सच में बड़ी बात ना होती तो हर गली मोहल्ले में डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे लोग लखपति और करोड़पति बन गए होते। दुनिया का हर छोटा बड़ा काम करने से पहले सीखना पड़ता है। दोस्तों, बिना सीखे आप एक चपाती भी नहीं बना सकते। लाखों करोड़ों रुपए कमाने की तो बात ही दूर है। आप एक बात बताएं, आप ग्लेज में कामयाब डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं या फिर नाकामयाब डिस्ट्रीब्यूटर? कामयाब डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको इस बिजनेस को जीरो से सीखना पड़ेगा। तो क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? यस सर। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? यस सर। यस और नो? यस सर। एक बात और ध्यान देने वाली है दोस्तों, सीखते वक्त हमें यह नहीं देखना कि सिखाने वाले की उम्र क्या है, सिखाने वाले ने कितनी पढ़ाई कर रखी है। देखना है तो सिर्फ ये देखना है कि उसके पास ग्लेज बिजनेस की कितनी जानकारी है। अगर आपकी अपलाइन उम्र में आपसे छोटी है, आपसे कम पढ़ी लिखी है, तो भी आपके दिल में उनके लिए एक टीचर जैसी रिस्पेक्ट होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि दुनिया के हर फील्ड में कामयाब इंसान बनने के लिए एक कामयाब गुरु की जरूरत होती है। बिना गुरु के आप किसी भी मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बार बार अटेंड कीजिए। उन्हें इतनी बार अटेंड कीजिए कि एक दिन आप खुद अपनी अपलाइन की तरह खड़े होकर उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करने लायक बन जाएं। क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका नेटवर्क पूरे भारत में फैल जाए, तो आपको स्टेज पर खड़े होकर लोगों को गाइड करना ही पड़ेगा। यस और नो? यस सर। चौथी और आखिरी चीज है दोस्तों, राइट एनर्जी, जो कि इस बिजनेस में रीढ़ की हड्डी है। दोस्तों, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए एंथुजियाज्म यानी कि जोश का बहुत बड़ा रोल होता है। आप में 24 घंटे एनर्जी रहनी चाहिए, जोश रहना चाहिए, उत्साह रहना चाहिए। आपके चेहरे से हमेशा खुशियां झलकनी चाहिए। इस बिजनेस में सफलता के लिए 30% एजुकेशन का और 70% मोटिवेशन और उत्साह का रोल होता है। मैं इस बात को आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मुझसे यहां से कोई राजौरी गार्डन का रास्ता पूछता है, तो मैंने उसे बताना शुरू किया कि आप इस बिल्डिंग से उतरते ही राइट होंगे, थोड़ा सा सीधा जाने पर आपको एक पुल मिलेगा, उसके नीचे से राइट हो जाना और सीधा जाना, आपको एक रेड लाइट मिलेगी। रेड लाइट क्रॉस करने के बाद पहले कट से राइट हो जाना, वहां मार्केट दिखेगी, वही राजौरी गार्डन है। फिर उसने अगला प्रश्न पूछा कि यहां से राजौरी गार्डन कितना दूर है? मैंने कहा यहां से 3-4 किलोमीटर होगा। उस बेचारे को पैदल जाना था। 3-4 किलोमीटर का नाम सुनकर उसकी आधी हवा वहीं पर खराब हो गई। दोस्तों, यहां पर जो मैं बात आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि उस व्यक्ति को मैंने राजौरी गार्डन का रास्ता बताया, क्या डूज और डोंट्स है वे भी बताए। ये सब एजुकेशन है जो उसे मंजिल का
रास्ता बताती है। बिना एजुकेशन के क्या वो राजौरी गार्डन पहुंच सकता था? यस और नो? No, sir. बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि 3-4 किलोमीटर का रास्ता उसे अकेले ही तय करना है, तो वो डिमोटिवेट हो गया। उसे लगा कि वो अकेले धूप में पैदल ये रास्ता कैसे तय कर पाएगा। अब उसे मोटिवेशन की जरूरत है। अब हमें उसे उसकी ताकत का एहसास कराना होगा, उसे मोटिवेट करना होगा। इसके लिए शायद हमें उसे कुछ ऐसे लोगों से मिलवाना पड़ेगा जो देखने में और हालात में ठीक उसके जैसे हो या उससे भी नीचे हो, और उन्होंने ये दूरी कुछ ही मिनटों में दौड़कर तय की हो। तो दोस्तों, एजुकेशन आदमी को मंजिल का रास्ता बताती है और मोटिवेशन उस मंजिल तक पहुंचाने में ताकत देती है। वो आदमी जितना ज्यादा मोटिवेट होगा वो उतनी जल्दी उस मंजिल तक पहुंचेगा। मोटिवेशन आदमी के काम करने की स्पीड को बढ़ाती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आदमी को मोटिवेट कैसे किया जाए। दोस्तों, मोटिवेशन कभी भी एक जगह पर कायम नहीं रह सकती। ये या तो बढ़ती है या फिर घटती है। जब हम एक बार किसी को मोटिवेट करते हैं तो उसका असर सिर्फ अगले 48 घंटे तक ही रहता है और उसके बाद उसका असर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसलिए हमें बार बार अपने आप को चार्ज रखना चाहिए, और अपने आप को हमेशा चार्ज रखने का एक ही तरीका है, वो है टीम वर्क। टीम वर्क दोस्तों बहुत ही पावरफुल शब्द है। आप ध्यान से सोचिए कि जब आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में होते हैं तो आप बहुत जोश में होते हैं, आप बहुत खुश होते हैं। आप अपना कॉलेज टाइम याद कीजिए। बस में या कॉलेज कैंटीन में आपने कई चैलेंज एक्सेप्ट किए होंगे क्योंकि आपके दोस्त आपको जोश दिला रहे होंगे। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर आप इस बिजनेस में टीम बनाकर काम करते हैं तो हर बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है। लेकिन दोस्तों, टीम वर्क बिना रिलेशनशिप के पॉसिबल नहीं है। आपकी टीम में जो भी सदस्य हैं उनमें आपस में बहुत ही प्यार और विश्वास का रिश्ता होना चाहिए। टीम के सदस्यों को एक दूसरे की काबिलियत पर विश्वास होना चाहिए। उन्हें हर एक चीज मिलकर करनी चाहिए, चाहे वो काम हो या फिर एंजॉयमेंट। रिलेशनशिप के लिए हमें हॉट मार्केट में बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हॉट मार्केट में बिजनेस करते हैं तो हमें रिलेशनशिप बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वो पहले से ही हमारे करीबी हैं। दोस्तों, आखिर में मैं यही कहूंगा कि राइट एनर्जी का मतलब है मोटिवेशन। मोटिवेशन आएगा टीम वर्क से, और टीम वर्क आएगा रिलेशनशिप से, और रिलेशनशिप के लिए जरूरी है हमें हॉट मार्केट में बिजनेस करना। आपको हर रोज शाम को अपनी सेल टीम के साथ गेट टुगेदर्स भी करनी चाहिए। उन गेट टुगेदर्स में जिन नए लोगों की प्रमोशन हुई है उन्हें ऑनर करना चाहिए, उनकी शेयरिंग्स करवानी चाहिए, वहां पर ट्रेनिंग्स की डीवीडीज चलनी चाहिए। यानी कि अपनी टीम में फुल जोश का माहौल बना के रखें। इस तरह के गेट टुगेदर्स में कोई नेगेटिव बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव बातें एनर्जी को खत्म कर देती हैं। देखिए दोस्तों, समस्याएं हर बिजनेस में होती हैं, हर जगह होती हैं। हमें समस्या फैलाऊ केंद्र नहीं बनना, हमें समस्या सुलझाऊ केंद्र बनना है। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको इस बिजनेस में कोई समस्या आएगी तो आपको उसे अकेले में सिर्फ और सिर्फ अपनी अपलाइन के साथ डिस्कस करना है। हमारे बिजनेस में एक कहावत भी है कि व्हेन यू आर अप then go to your downline and when you are down go to your upline। यानी कि जब आप खुश हैं, एक्साइटेड हैं, तो अपनी डाउनलाइन के पास जाइए, उन्हें भी मोटिवेट कीजिए, और जब आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो अपनी अपलाइन के पास जाइए, उनकी मदद से अपनी समस्या का हल खोजिए। यस और नो? यस सर। आवाज नहीं आई आपकी? यस सर। पूरी एनर्जी के साथ। यस सर। चलिए अंत में एक बार फिर से कामयाबी के इस मंत्र को डिस्कस करते हैं। बताइए दोस्तों, राइट एक्शन क्या है? लेवरेज इनकम। बिल्कुल सही। राइट टाइम क्या है? शुरुआती दौर। बिल्कुल सही। राइट डायरेक्शन क्या है? देश का एजुकेशन सिस्टम। और राइट एनर्जी क्या है? मोटिवेशन। यानी कि टीम वर्क। अब अगर आपने आज के सेशन में बताई हुई हर बात पर
अच्छे से अमल कर दिया तो दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब इंसान बनने से नहीं रोक सकती। यस और नो? यस सर। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये आज का सेशन आपको आपकी जिंदगी में कामयाब इंसान बनने के लिए मदद करेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा आपके साथ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।